नमस्कार देवियों और सज्जनों। ये क्या है? एक्टिंग है। तो आज हम अपना दूसरा लेसन शुरू करेंगे क्लास 6 भूगोल का। इसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर। आप में से बहुत लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा। तो आज हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझने की और कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, कुछ चीज़ें कर करके। ये देखिए आपके लिए आलू भी लेकर आए, बढ़िया से काटेंगे, बढ़िया से बनाएंगे, समझे। स्वाद अच्छा ना लगे तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अक्षांश एवं देशांतर, दूसरा लेसन क्लास 6 भूगोल का। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो प्रश्न ये है कि क्या, और दूसरा प्रश्न है क्यों। पहला प्रश्न है क्या और दूसरा प्रश्न है क्यों। तो पहला प्रश्न है अक्षांश एवं देशांतर क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, जैसा कि ये ग्लोब, तो ग्लोब में आपको बहुत सारी रेखाएं दिखाई पड़ेंगी, इसके चारों ओर ऐसे गोल गोल और ऊपर से नीचे। तो ग्लोब क्या होता है, अब इसमें सबसे पहला प्रश्न इसमें भी आ जाता है कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब जैसे आप देख रहे हैं कि यह पृथ्वी का प्रारूप है। पृथ्वी का प्रारूप यानी कि पृथ्वी के जैसा। लेकिन आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल है, जियोइड है, लेकिन ये पूरी तरह से गोल है, ठीक है। तो इसका हम मान ले रहे हैं कि ये पृथ्वी है, और आप जैसा देख रहे हैं कि ऐसे ये रखा हुआ है और ये 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है। और ये जो बिंदु है जिस पर ये घूर्णन करती है 23.5 डिग्री झुकी हुई, उसको हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये अक्ष हुआ। तो जब इस पर जो आपको जो भी मैप दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, जब इसको हम ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोलकर सामने लाएंगे, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये दिखेगा आपको, ठीक है। ये दोनों साइड पीछे जाकर के जुड़ेंगे, एक इधर से और इधर से जाकर के पीछे की ओर जुड़ेंगे, तो ये बनेगा ग्लोब। थोड़ा सा चमक रहा है ऊपर, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, सही से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। फिलहाल कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं। तो इधर रसिया, रूस और इधर भी, ठीक है। तो ये पीछे जाकर के जुड़ता है, और ये जो लाइनें हैं हमें दिख रही हैं यहाँ पर, आपको दिखा दें, ये इतनी लाइनें उधर से नहीं दिख रही होंगी। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा जा रही है, नहीं सॉरी, ये 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर है, देशांतर रेखा है। और ये हमारी अच्छा रेखाएं जा रही हैं, ये हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा जा रही है भारत से होते हुए। तो ये जो रेखाएं आपको ऐसे दिख रही हैं, ये है अक्षांश और ये है देशांतर। तो पहला आपका जो प्रश्न था कि क्या, कि अक्षांश एवं देशांतर क्या होता है, तो ये होता है अक्षांश एवं देशांतर। अभी इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि अक्षांश कैसे लिए जाते हैं, कैसे बनाया गया इनको, देशांतर को कैसे बनाया गया। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने ये आता है क्यों, हमें जरूरत ही क्यों पड़ी इनकी, बनाने की क्या जरूरत है। भाई साहब, हम तो इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, जीवन भर करते रहे, 20 वर्ष करते रहे, हमारी उम्र जिस हिसाब से है, तो हमें तो कहीं पर कोई रेखा ऐसी ना दिखी पृथ्वी पर। तो फिर इनका काम क्या है, बेवजह ही इन लोगों ने बोझ बना करके रख दिया पढ़ाई के लिए। तो ऐसा नहीं है, आपको समझाते हैं कुछ। जब आप खो जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा इसकी महत्व, इनका महत्व आपको तभी समझ में आएगा। ऐसे तो आप जो है इसको बहुत बोरिंग सब्जेक्ट मानेंगे, लेकिन जब आप खो जाएंगे तब
यही आपका जीवनदायी विषय बन सकता है। तो ग्लोब तो आपने जान लिया, पृथ्वी का प्रारूप होता है, ठीक है। और हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, भूल गए यार। क्यों, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, या पूरी तरह से गोल बन जाना बन जाना बन जाना भाई साहब, आ जाना, ठीक ठाक है, काम चला हुआ है। वैसे पृथ्वी की आखिर जियोइड है, पूरी तरह से गोल नहीं है, देख लीजिएगा। मान लीजिए आप किसी रेगिस्तान में या कहीं पर भी अकेले गए घूमने, आप यहाँ पर खो गए। ये आप हैं छेदी लाल, मतलब लाल है, छेद नहीं है बस, तो छेदी लाल। तो उसकी कमी है। यहाँ पर आप खो गए और आपने कॉल किया, आपके पास फ़ोन है, नेटवर्क अच्छे खासे आ रहे हैं, आपने यहाँ पर उपस्थित एक व्यक्ति को कॉल किया, कहा भाई साहब हम खो गए हैं, हमको ढूंढो। तो वो ढूंढेगा कैसे फिर, आप बताओगे, आपको जगह अगर पता नहीं है कि आप कहाँ पर हैं, पूरा सुनसान इलाका है, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन नेटवर्क फिर भी आ रहे हैं किसी तरह से, तो आप कैसे बताओगे अपनी लोकेशन उसको कि आप रेगिस्तान में खो गए। तो ये क्या करेंगे फिर, इधर ढूंढने जाएंगे, इधर ढूंढने जाएंगे, इधर ढूंढने जाएंगे, इधर ढूंढने जाएंगे, इधर भी हो सकता है चले जाएं, आप ये भी ना बता पाओगे उत्तर आपसे उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं कभी कभी खो जाती हैं, ढूंढने नहीं मिलती हैं, ढूंढते ढूंढते इंसान परेशान हो जाता है, मिलती नहीं। लेकिन चीज़ें आसान तब हो जाती हैं, आपको ढूंढना आसान तब हो जाता है जब हम एक रेखा खींच देते हैं। ये रेखा हमने खींच दी, इसका नाम रख दिया हमने ए। आपने कॉल किया एक्स भाई साहब को, भाई साहब हम खो गए हैं, कहाँ पर हो यार, हम लेने आ जाएं। आपने फ़ोन किया कि हम ए रेखा पर हैं, तो उसने पूछा कि तुम ए रेखा पर हो या ए डैश रेखा पर हो, तुमने बताया ए रेखा पर है, ठीक है। अब ठीक है, ये भाई साहब निकल पड़े, ये भाई साहब पहुंचे इधर, यहाँ से छोर से, और यहाँ से खोजते हुए आ रहे हैं, खोजते हुए आ रहे हैं, खोजते हुए आ रहे हैं, बहुत लंबा सफ़र, बहुत लंबा सफ़र, आखिरकार आपको खोज लिया। लेकिन मान लीजिए ये दूरी कम से कम 3000 किलोमीटर की है। यहाँ पर पृथ्वी पर यदि आप अक्षांश देखेंगे, ये अक्षांश देखेंगे, यदि आप अफ्रीका में खो गए, यदि आप अफ्रीका में कर्क रेखा पर खो गए, तो आपको इजिप्ट में ढूंढना पड़ेगा, लीबिया में ढूंढना पड़ेगा, अल्जीरिया में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और भी कई देश हैं वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा इसी रेखा पर, क्योंकि ये रेखा इन सभी देशों से होकर जाती है। तो ये भाई साहब यहाँ तक नहीं आए, यहीं तक खोज पाए। कहा यार भाई साहब हमारी तो हालत ख़राब हो गई है, ये रेखा पर आप मिल नहीं रहे हैं, आप एक और लोकेशन भेज दे। तो हुआ ये, इन भाई साहब ने कुछ रेखाएं और खींच दी इस पर, इसका नाम रख दिया एक्स, इसका नाम रख दिया वाई, इसका नाम रख दिया जेड। अब इन्होंने बताया कि हम ए रेखा और जेड रेखा के कटान बिंदु पर हैं। ये आपको कटान बिंदु नजर आ रहा है, इसने काट दिया तो एग्जैक्ट लोकेशन यहीं पर हो गई। अब ये भाई साहब डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए कि ये रेखाएं भी ना होती, ये जो ए बी और ए डैश ए बी डैश दिख रही हैं, सिर्फ जेड और एक्स वाई होती, तब भी यही स्थिति होती जो सिर्फ ए होने पर थी, सिर्फ जेड होने पर भी वही स्थिति होती, यहाँ से यहाँ तक खोजना पड़ता इनको। लेकिन जब दो रेखाएं हो गई तो चीजें आसान हो गई, इनको कटान बिंदु पता चल गया, तो इन्होंने कहा कि हम जेड और ए के कटान बिंदु पर हैं, आप हमें यहाँ से ले जाइए। ये भाई साहब आए और लेकर चले गए। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ी खास तौर पर चीज़ों की स्थिति जानने के लिए, और दूसरा समय के लिए, ठीक है। अभी समझाएंगे आपको, ये देशांतर रेखाएं जो आप देख रहे हैं,
ये समय के लिए होती हैं, समय निर्धारित की जाती हैं इनसे। Okay. और एक चीज़ और, ये अक्षांश एवं देशांतर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे तो भूगोल के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं आपको अच्छे खासे तरीके समझ में आएंगे। खास तौर पर आपको मौसम तो बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा, समझ में कि कहाँ पर कैसा मौसम हो सकता है यदि इस अक्षांश रेखा पर उपस्थित है कोई देश, कोई स्थान, और वहाँ पर कैसी फसलें हो सकती हैं। फिलहाल ये हम फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में, जो अभी इस टॉपिक में है हम वो बात करते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई, और हमने जैसे बताया ये अक्षांश रेखाएं हो गई लेटी हुई। अब हम कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम जान लेते हैं। जिस तरह से ए बी, ए डैश बी डैश थे, उसी तरह से हम कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं जान लेते हैं कि कौन कौन सी हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये बनती कैसे हैं। तो पहली प्रमुख अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, जिसको विषुवत विषुवत या विषुव विषुव वृत्त, विषुवत वृत्त या रेखा, विषुव वृत्त या रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये पृथ्वी को आप देख रहे हैं दो भागों में आधा आधा बांट रही है। तो इसका जो ऊपर का भाग हो गया ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध लिखा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध। यदि आपको दिख नहीं रहा है तो हम बोल रहे हैं उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे का जो हिस्सा हुआ वो हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात उत्तर में स्थित है, इसका नाम है कर्क रेखा। ये जो 23.5 डिग्री, ये भी हमने बताया था ना, सेम नाम होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये होता है साउथ, ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो साउथ। ये है मकर रेखा, हमारी नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, मकर रेखा लिखा हुआ है। अब दो और रेखाओं के बारे में जान लेते हैं जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, और इसका नाम है अन अरे आर्कटिक वृत्त, सॉरी आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, जैसा कि हमने पहले बताया। तो आर्कटिक रेखा, और ये लगभग लगभग ध्रुव के पास है तो इसको उत्तरी ध्रुव रेखा भी बोल देते हैं, उत्तर ध्रुव रेखा इसी को। और ये दक्षिण में है 66.5 डिग्री तो इसको दक्षिण ध्रुव रेखा बोल देंगे, साउथ। दक्षिण ध्रुव रेखा, या फिर इधर कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक वृत्त इसको बोल देंगे, वृत्त या रेखा। वृत्त और रेखा जब भी आपको बात आए, वृत्त या रेखा अक्षांश के मामले में, तो वृत्त और रेखा सेम होंगे, देशांतर के मामले में भी यही हाल है। तो आर्कटिक महासागर यहाँ पर पाया जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें, आर्कटिक महासागर बिल्कुल ध्रुव पर है। लेकिन 66.5 डिग्री ये देखिए, ये यहाँ से रूस से होते हुए स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे से होकर जाती है। और ये आर्कटिक वृत्त इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इधर आर्कटिक महासागर है। अंटार्कटिक वृत्त इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इधर अंटार्कटिक महाद्वीप है। इसी का नाम दक्षिणी ध्रुव रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि ये लगभग लगभग दक्षिणी ध्रुव के पास है। इसका नाम उत्तरी ध्रुव रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि ये लगभग लगभग उत्तरी ध्रुव के पास है। ये हमारे पोल है ना, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब जैसा कि हम जान गए कि 23.5 डिग्री ऊपर जो ऊपर की रेखा है विषुवत वृत्त से, उसे हम कर्क रेखा बोलेंगे, और उसके जो नीचे रेखा है उसे मकर रेखा बोलेंगे, और जो उसके नीचे उसे अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे, और जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है रेखा उसे हम आर्कटिक वृत्त बोलेंगे।
और इन सभी की स्थिति आप देख लीजिए, ये 66.5 डिग्री यहाँ पर है, 66.5 डिग्री यहाँ पर भी है, बस उत्तर में है तो हमने नॉर्थ लगा दिया। यहाँ नॉर्थ की जगह आप उत्तर भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ऐसा ऊ बना करके आगे ऐसा लिख सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं। इधर दक्षिण में आप सिर्फ द लिख करके और बिंदी लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये रेखाएं आखिरकार बनती कैसे हैं, बनाई कैसे जाती हैं, मतलब किस आधार पर इनको डिग्री में बांटा गया है। कि एक तो देखो साउथ और नॉर्थ में बांटा गया है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बीच का हिस्सा है पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा हमने उत्तर कर दिया नॉर्थ, और जो नीचे का हिस्सा है उसे हमने साउथ कर दिया अर्थात दक्षिण। अब हम पता करेंगे कि अक्षांश रेखाएं, जो अक्षांश रेखाओं में डिग्री लिखे होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 23.5 डिग्री 66.5 90 डिग्री, ये सब कैसे लिए जाते हैं, लिख तो दिया लेकिन लिए कैसे जाते हैं। तो उसके लिए हम एक चीज करेंगे, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस आलू को काटेंगे। ये आलू मान लीजिए पृथ्वी का प्रारूप है, जैसा कि हमारा ग्लोब था, और इसकी आकृत भी आप देखें, आलू कम चुकंदर ज्यादा लग रहा है, नहीं, ठीक है। तो कलर से नहीं, डिजाइन से इसका। कुछ भी, कुछ भी। तो अब इसको काटते हैं। काटना कैसा है, एक तो रेखा बीच से गई थी, पृथ्वी के बीच से गई, और फिर ये जो रेखा ऊपर से नीचे आएगी एक, वो भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी। ऐसे काटेंगे। तो पहले ये 2 कट लगाते हैं हम। एक हमने ऊपर से नीचे की ओर लगाया, कौन सा नाम है भाई, और अब नीचे से इधर की ओर काटेंगे। अब जैसा कि आप एक भाग हटाएंगे तो आपको मान लीजिए ये पृथ्वी के अंदर का भाग दिख रहा है, लेकिन आपको सेंटर अभी भी कुछ खास पता नहीं चल रहा होगा कि सेंटर, लेकिन सेंटर यहाँ पर है। अच्छा, तो इसको हम और भी अच्छे तरीके से देखने के लिए आलू को ऊपर से नीचे की ओर एक बार और काटते हैं, उसको पूरे उसके 8 भाग करते हैं, ठीक है। तो हमने इसके प्यार से काटना भाई, इसका भी कहीं लग ना जाए। ये हमने 8 भाग में काट दिया। अब हमने एक भाग निकाला इसका, समस्या हो रही भाई 8 भाग को एक साथ, ये हमने एक भाग निकाला। अब आपको जो ये एकदम कोने में दिख रहा है अंदर, ये है पृथ्वी का केंद्र। आलू का धन्यवाद कीजिए, उसने अपनी शहादत दी है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब रुक जा भाई, कहाँ भाग रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, भागो मत। ये आपको सेंटर दिख रहा है, ये सेंटर, यहाँ पर हम निशान लगा दे रहे हैं, आपको पता नहीं दूर से दिखेगा या नहीं। तो ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। केंद्र से अब हम एक और भाग इसका निकाल रहे हैं ऊपर से। केंद्र से हमने केंद्र से हमने क्या किया, एक रेखा ऐसे डाल दी, बिल्कुल केंद्र से। ये हमारी ऊपर से गई है, ये हमारी पृथ्वी के ऊपर से, ये जो रेखा आपको दिख रही है 0 डिग्री, हमें पृथ्वी के ऊपर से गई है चारों तरफ 360 डिग्री। लेकिन ये जो रेखा गई है पृथ्वी के केंद्र से एकदम सीधी, उसको आप ये कह सकते हैं कि वहां से आप पृथ्वी का व्यास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एकदम सीधी रेखा गई है। अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं। तुम ही थे, तुम नहीं थे, तुम नहीं थे। यार तो पजल हो गया, पजल पजल पजल। चलो तुमको
तो हमने आधार रखा इसके केंद्र से। आधार रखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से ये हमारा आधार रखा हुआ है, पेंसिल ही रखते हैं, आप लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, पेंसिल रखते हैं। ये हमारा आधार है। आधार से हमने 1 डिग्री के ऊपर कोण उठाया, 1 डिग्री को उठाया। तो 1 डिग्री जब हमने उठाया तो ये हमारी रेखा यहाँ से यहाँ ऐसे जाती है, अंदर ही अंदर ये आ करके यहाँ पर एक पॉइंट बनाती है, पृथ्वी पर पॉइंट बनाती है। आपको ये चीज समझनी होगी कि बाहर से जैसे हम गेंद के, आप एक कोई रबड़ की गेंद ले लीजिएगा जो आती है, बॉल आती है, उसको आप मान लीजिए इतनी बड़ी हो कि जैसे कि छोटी छोटी जो बॉल्स आती हैं आप उसमें भी कर सकते हैं, या उबले हुए अंडे में कर सकते हैं। जब बड़ी सुई हो आपके पास, आप पीछे से उसके केंद्र से सुई डालिएगा तो दूसरी तरफ जब वो निकलती है उसके सरफेस पर जो वो पॉइंट बना करके वो सुई निकलती है दूसरी तरफ, तो वही ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर ये निकल रही है, ये पॉइंट बना दिया हमने। तो ये यहाँ पर 1 डिग्री बन रहा है ये पॉइंट। तो हमने क्या किया, इसी को यहाँ से 360 डिग्री एक वृत्त हमने खींच दिया। तो जब हमने डिग्री वृत्त खींच दिया तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री अक्षांश। अब ये देखिए, ये बीच वाली रेखा जो हमने काटी थी, यहाँ से जो हमने काटा था इसके ऊपर है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से जब आप 2 डिग्री का कोण उठाएंगे तो 2 डिग्री का ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा, फिर इसके चारों तरफ वृत्त खींचेंगे तो ये 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसी तरह से जब आप उसके जब आप उस ये जो आधार है उसके नीचे 1 डिग्री लेंगे तो वह 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बनेगा जा करके, और इसी तरह से आगे चलता रहेगा। और आगे जाते हुए ये हमने ये रेखा ऐसे ली, फिर ऐसे ली, फिर ऐसे ली, ऐसे ली, ऐसे ली और ऐसे ली, ये 90 डिग्री तक पहुंच गया। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर आपको ध्रुव मिल जाएगा 90 डिग्री पर। अब आप ये समझिए कि यदि हम इसके नीचे उतरते हैं, आप कह रहे हैं कि अब यहाँ पर ये मान लीजिए 91 डिग्री है, 89 डिग्री है, ये 89 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 89 डिग्री है, 90 डिग्री है। लेकिन अब जब आप इसके नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक ये 89 डिग्री बनेगा। यहाँ से जब आप देखेंगे कोण को तो ये 89 डिग्री बनेगा। तो ये वृत्त उसी पर बनेगा जा करके, उसी पॉइंट हो गया ना, 89 डिग्री ही हो गया ना, तो वही पॉइंट बनेगा जा करके। तो 90 डिग्री पर सीमित हो जाता है। इससे आगे जब आप जाएंगे तो फिर से वही चीजें मिलेंगी। फिर आप इसके नीचे जब जाते हैं तब भी वही होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन ये भूमध्य रेखा से नीचे की ओर होता है, उस आधार के नीचे होता है, केंद्र के नीचे से होता है। तो इसको हम साउथ में बोल देते हैं और इसको नॉर्थ में बोल देते हैं। तो ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं। इस तरह से हमारी अक्षांश रेखाएं ली जाती हैं। आप जैसे यहाँ पर कर्क रेखा भारत से होते हुए देख रहे हैं, तो ये हमारी 23.5 डिग्री हमारे केंद्र से ली हुई है, और ये आकर के हमारी धरती पर जो भी पॉइंट जहाँ से निकलती है, जो ये रेखा अंदर से काल्पनिक रेखा निकलती है, उस पॉइंट के चारों तरफ हम एक सर्कल खींच देते हैं और वो बन जाती है हमारी कर्क रेखा। तो इस तरह से अक्षांश लिए जाते हैं। अब इन अक्षांशों का प्रयोग करना भी हम जान गए, पहले ही हमने देख लिया था कि ये अक्षांश किस तरह से काम करते हैं और इनका क्या यूज होता है और ये क्या होते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कि भारत कितने अक्षांश पर स्थित है। जैसे कि आप थे तो आप तो एक पॉइंट पर थे ना, लेकिन भारत तो फैला हुआ है। भारत ऊपर से नीचे तक बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा देश है, कोई छोटा सा देश तो है नहीं जिसको एक अक्षांश रेखा से नाप देंगे। तो इसको 2 अक्षांश रेखाओं से मापा जाएगा कि यहाँ से इसकी शुरुआत है और यहाँ पर इसका अंत है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा गई है, ये हमारी कर्क रेखा गई है, और यहाँ पर हमारा भारत है मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए एक बात और समझिए जो हमने अभी बताया, यहाँ से अब जो भी रेखाएं मानी जाएंगी वो नॉर्थ में जाएंगी, यानी उत्तर में। तो जो भी रेखाएं होंगी उसके आगे हम उत्तर लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा, इतना आप समझिएगा। जब नीचे की ओर जाएंगे तो साउथ अर्थात दक्षिणी अक्षांश रेखा।
अब हम देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो मान लीजिए यहाँ से शुरुआत है इसकी, तो ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, या आप सिर्फ एन लिख दीजिए नॉर्थ, क्योंकि ये उत्तर की ओर, यहाँ से उत्तर की ओर है। अब आपको जो ये रेखा दिख रही है ऊपर की ओर, ये है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट, और इसको हम लिखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अर्थात उत्तर। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न और आ रहा होगा कि ये मिनट क्या है, कि अभी तक तो डिग्री हमें समझ में आया, ये मिनट क्या है। तो मिनट आपको अभी हम देशांतर में समझाएंगे इसको, वहां पर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारा देशांतर हो गए, सॉरी अक्षांश हो गए, क्या बोले जा रहे हैं। तो ये हमारे अक्षांश हो गए। आपको इतना समझ में तो आ गया होगा कि अक्षांश बनते कैसे हैं और उसकी स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। आपको ये बात समझनी होगी। फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप, अब हम क्या बताएं फिर, बुक में इतना डिटेल में आपको मतलब बस वो बोल देते हैं किसी तरह से, आपको समझना खुद होता है। हमने इतना डिटेल में वो किया है तो वीडियो भी लंबा जाएगा। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग इतना ज्ञान लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। एक चीज अच्छा और देख लेते हैं, जो हमने प्रमुख अक्षांश रेखाएं देखी थी, उन अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कुछ नाम दिया गया है। जो हमने अभी बात की थी कि अक्षांश रेखाओं को आप समझ लेंगे तो मौसम समझने में आपको आसानी होगी। तो ये हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ, 33.5 डिग्री नॉर्थ। अब 0 डिग्री ये 20 से जाती है ना, तो इसका कोई वो नहीं होता है कि ये नॉर्थ में है या साउथ में, तो 20 से जा रही ना। ये 33.5 डिग्री साउथ और ये 66.5 डिग्री साउथ। अब आप, लिखा नहीं है लगता है, चलिए बताते हैं आपको। यहाँ से जो ये इतना क्षेत्र दिख रहा है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक, यहाँ से भी 0 डिग्री से 6.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक, ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंध बोलेंगे हम इसको। उष्ण, उष्ण होगा, उष्ण होगा, उष्ण होगा शायद, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। एक सेकंड देख लेते हैं आप, ये उष्ण है या उष्ण है। हिंदी में बड़ी कभी कभी समस्या हो जाती है। हाँ तो भाई साहब, हाँ जी, उष्ण कटिबंध है, छोटा ऊ, छोटा ऊ याद रखिएगा, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये उष्ण कटिबंध है। तो ये आपको जो ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है ये उष्ण कटिबंध है। और जब हम अभी इसको बताएंगे, उष्ण मीन्स होता है, उष्ण का मतलब होता है गर्म, शीतोष्ण का मतलब हो गर्म और ठंडा, मतलब कि बीच का है एक तरह से। और शीत, और एक होता है शीत कटिबंध, मतलब ठंडा क्षेत्र। तो जो ठंडा होता है तो फिर वो ठंडा ही होता है। तो ठंडा और गर्म के बीच का जो क्षेत्र होगा वो होगा शीतोष्ण। लेकिन अब जैसे कि हमने तो ये तो क्षेत्र पूरा देख लिया, अब इसको तो भाग डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा सब मिक्स है आपस में, उष्ण कटिबंध। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध ऊपर भी है, शीतोष्ण कटिबंध नीचे भी है। इसको हम बोलेंगे उत्तरी, उत्तर में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये हो गया तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। ठीक, अब ऊपर वाले को हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर वाला है शीत कटिबंध है।
देखिए अब हमें बताने की जरूरत ना पड़े कि ये किन रेखाओं के बीच हैं, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जो हमारा उष्ण कटिबंध है ये हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। तो जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि उष्ण कटिबंध किन रेखाओं के बीच में पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंध पाया जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि शीतोष्ण कटिबंध किन रेखाओं के बीच में पाया जाता है, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है कर्क रेखा और ये आपका आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त के बीच में पाया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि जो दूसरा शीतोष्ण कटिबंध है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तो वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है मकर रेखा। ये मकर रेखा आपकी नीचे वाली 0 डिग्री से नीचे वाली रेखा जो मकर रेखा 23.5 डिग्री पर, मकर रेखा और ये आपका अंटार्कटिक रेखा के बीच में पाया जाता है। या फिर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि इनके अक्षांश बताएं कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कितने अक्षांशों के बीच में उपस्थित है। तो आपको पता है कि कर्क रेखा कितने पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। तो आप बता सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र उपस्थित है। इसी तरह से दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध स्थित है। जिस तरह से भारत उपस्थित था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक के बीच में। इस तरह से आपसे पूछा जाए कि शीत कटिबंध कहाँ पर उपस्थित है, तो आप बोल सकते हैं कि जो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त जो दक्षिणी शीत कटिबंध है, तो दक्षिणी शीत कटिबंध आपका आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में जितना भी क्षेत्र बच जाता है वो आपका शीत कटिबंध, क्या बोला तूने? शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। अब जितना नीचे का क्षेत्र बच जाता है जो 66.5 डिग्री दक्षिण के परे है, दक्षिण के और दक्षिण में है, ये 66.5 डिग्री के दक्षिण के और दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी मकर आर्कटिक अंटार्कटिक रेखा के 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा के दक्षिण में जितना क्षेत्र रह जाता है वह दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। यह यहाँ पर उत्तरी शीत कटिबंध होगा। गलती हो गई, छोटी छोटी गलतियां मत पकड़ा कीजिए आप लोग, मतलब हाँ पकड़ सकते हैं लेकिन ये हम कोई मशीन तो है नहीं। देखो पसीना निकला है हमको बोलते बोलते समझाते समझाते। तो ये हमारे क्षेत्र हो गए कटिबंध। ये मौसम की जानकारी देते हैं, ऊष्मा की भी जानकारी देते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत ऊष्मा आपको मिलेगी, इस क्षेत्र में आपको मतलब कि औसत ऊष्मा मिलेगी, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। इस क्षेत्र में आपको बहुत ठंडी ऊष्मा मिलेगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। अब आपको हमने बताया था पहले लेसन में कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इस कारण से ये हमारे कटिबंध भी कुछ खास स्थितियों कुछ खास अक्षांशों पर बन रहे हैं जिनको हमने जान लिया। तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के झुकाव के कारण ये ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऊष्मा और प्रकाश का। तो हमने ग्लोब देखा, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। तो आपको इतना सब तो समझ में आ गया होगा। ये देखिए पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जैसा कि हमने पहले भी बात की, और आपको इसमें भी दिख रहा होगा झुकाव है पृथ्वी में। ऐसे जो आपके ध्रुव हैं जब आप ऐसे रखेंगे तब यह आपको लगभग सीधी नजर आएगी, लेकिन यह पृथ्वी एक ओर झुकी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि यह सूर्य की तरफ हमेशा झुकी रहती है या सूर्य से परे झुकी रहती है, ना सूर्य की उल्टी दिशा में झुकी रहती है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि यह एक समय पर
कभी सूर्य की तरफ झुकी हुई होती है, एक समय पर सूर्य के परे झुकी हुई होती है, एक तरफ किधर भी झुकी हुई नहीं होती है, एकदम बीच में होती है, मतलब कि झुकी हुई नहीं होती। तब यहाँ पर जब बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं होती पृथ्वी, तब हमारे जो दिन और रात होंगे पूरी पृथ्वी पर बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। तो अब आपको यहाँ पर भी आपको समझाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश जब तिरछा पड़ेगा, आप लोगों ने बचपन में लाइट बंद करते हैं, आपको तब समझ में आएगा। आपको आप लोगों ने बचपन में जो लेंस होता है जलाने वाला, मतलब कि एक उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस में आप क्या करते हैं कि सूर्य जब दोपहर होती है या जब ज़्यादा धूप होती है, तब आप क्या करते हैं, उसका फोकस बनाते हैं। ठीक है, जब आप फोकस बनाते हैं, आपको समझा देते हैं, जब आप एकदम फोकस बनाते हैं तब सारी सूर्य की किरणें, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा उत्तल लेंस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं जिन्होंने नहीं पढ़ा। अब सूर्य की किरणें यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं। आपने बिल्कुल सही फोकस दूरी पर इसको फोकस कर दिया, सारी किरणें एक जगह पर फोकस हो रही हैं। एक बिंदु आपको बहुत ही चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा और थोड़ी देर बाद वो जलने लगता है। क्यों? क्योंकि सारी रेखाएं जो सूर्य की किरणें होती हैं एक जगह एकत्रित हो जाती हैं जब सही से फोकस करते हैं। तो जब उसकी किरणें फोकस हो रही हैं तो उसकी किरणों में, सूर्य की किरणों में ऊष्मा भी होती है, तो ऊष्मा भी एक साथ एक जगह पर फोकस हो जाती है, इसलिए वह कागज या घास सूखी हुई होती है जो भी, वो जलने लगती है। आपकी त्वचा पर आप ऐसा करते हैं तो जलने लगता है। उसका कारण यही होता है कि हर रेखा में, हर सूर्य की किरण में ऊष्मा होती है, और वह ऊष्मा भी जब साथ में एक जगह पर पॉइंट की जाती है तो बहुत ज्यादा ऊष्मा बन जाती है और जलने लगता है। तो यही हमारे पृथ्वी के साथ भी होता है। इसी तरह से जब पृथ्वी के सामने सूर्य बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में उसकी किरणें पड़ती हैं, तब हमें वह बहुत गर्मी देता है, बहुत ही ऊष्मा देता है, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तब हमें कम ऊष्मा देता है। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। हाँ ये कर लो पहले। आप ये देखिए कि ये सूर्य है बिल्कुल सीधा और एकदम सीधी रोशनी दे रहा है, और जब हम इसको तिरछा करते हैं, ये देख लीजिए, इसकी किरणें फैल गई, यहाँ से यहाँ फैल गई इसकी किरणें। पहले क्या था, यहाँ तक था, यहाँ तक है। जब आप इसको तिरछा करेंगे तो इसकी किरणें फैल जाएंगी। देखिए किरणों की मात्रा भी कम हो रही है। यदि यह सूर्य की प्रकाश होता तो ऊष्मा भी कम होती, क्योंकि वो किरणों की मात्रा कम हो रही है तो प्रकाश जो सूर्य का होगा उसकी मात्रा भी कम होगी। तो अब आपको यही प्रैक्टिकल करके हम इसमें दिखा रहे हैं ग्लोब पर, इसी तरह से पूरी तरह से कि किस तरह से हमारी पृथ्वी पर जो एकदम सेंटर पर जो पड़ते हैं, जब एक ऐसी दशा होती है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तब बहुत गर्मी होती है, और फिर पृथ्वी जब झुकती है, या सूर्य आप सब बोलते हैं उसमें बुक्स में या उनमें लाइनें लिखी होती हैं कि सूर्य मकर रेखा की ओर चल रहा है, जा रहा है, या कर्क रेखा की ओर अब बढ़ने लगा है, कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जा रहा है। तो सूर्य नहीं जाता है, असल में पृथ्वी अपना जो परिक्रमण कर रही है सूर्य का 23.5 डिग्री झुकाव के कारण, उसकी वजह से सूर्य की स्थिति बदलती है। सूर्य की स्थिति नहीं बदलती है, पृथ्वी की स्थिति बदलती है। तो हमें लगता है कि सूर्य की स्थिति बदल रही है। तो अभी ये देखिए आप कि यह इधर की ओर झुकी हुई है, लेकिन जब यह सूर्य से इधर की ओर है, मान लीजिए यह सूर्य है यहाँ बीच में, अब इधर से इधर की ओर आ जाएगा, तब क्या होगा, अभी तो सूर्य से इधर की ओर, सूर्य से परे झुकी हुई है पृथ्वी उधर की ओर, लेकिन जब यह घूम करके ऐसे आ जाती है सामने, तब यह क्या हुआ, सूर्य की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि यह अपना झुकाव इस तरह से झुकते हुए ऐसे ऐसे करते हुए नहीं करती, यह एक तरफ झुकी हुई है
और एक ही तरफ झुके हुए यह अपना चक्कर काटती है सूर्य का। तो ये यहाँ पर होगी, बीच में सूर्य होगा, तो ये सूर्य से दूरी पर होगी, मतलब कि सूर्य से दूरी, सूर्य के परे इसका झुकाव होगा। जब यह यहाँ पर इसी तरह से आती है तब ये सूर्य की तरफ यही झुकाव हो जाता है। अब आपको इसको प्रैक्टिकल करके इसमें लाइट से दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी जो सूर्य की किरणें होती हैं वह पड़ती हैं और उनके क्षेत्रों को क्या बोलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये क्या है? यह हमारा सूर्य हो गया। एक तरह से हमने जो इसमें जो बनाया हुआ है इसकी फ्लैश लाइट में, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, देखिए पहले तो पृथ्वी ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री में। आपको ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, झुकी हुई है, यह पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार में ऐसे चक्कर लगा रही है, ऐसे यह घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, और घूर्णन करते हुए यह ऐसे चक्कर लगा रही है। झुकी हुई है यह एक ही तरफ, और झुकते झुकते यह इसी ऐसे आ जाती है। इस स्थिति में पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर आ जाती है बिल्कुल विपरीत स्थिति में, और फिर इसी तरह से दीर्घवृत्ताकार मार्ग में इसी तरह से चक्कर काटते हुए, इसे घूर्णन करते हुए यहाँ तक अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। 1 साल में पूरा 1 वर्ष लगता है। अब आपको समझाते हैं कि प्रकाश तिरछा पड़ता है किस वजह से। तो प्रकाश तिरछा पड़ता है पृथ्वी के झुकाव के कारण। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है अपनी अवस्था में। आपको हम रेड कलर से मार्कर यहाँ पर निशान लगाते जाएंगे, जो अभी लाइट ऑन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे अफ्रीका को ही लेते हैं, फिलहाल इतना घूर्णन नहीं करेंगे क्योंकि अंधेरे में हम लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये इक्वेटर हो गया जो हमने लाइन खींची अभी, या मतलब कि विषुवत हो गया, भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर आप देख रहे हैं जब पृथ्वी का झुकाव सूर्य से, पृथ्वी का झुकाव सूर्य से परे है, सूर्य की तरफ नहीं है, सूर्य से परे है। तो क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव, ये जो दक्षिणी ध्रुव है यह सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत तेज लाइट है, सीधी एकदम रेखा पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर तिरछी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर ऊष्मा भी कम प्राप्त होगी। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा ही हो गया है और नीचे थोड़ा बहुत उजाला है ही, लेकिन ऊपर तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और लेकिन नीचे उजाला है। तो होता क्या है, ये 6 महीने एक तरह से मान लेते हैं इसी अवस्था में रहती है और 6 महीने में दूसरी अवस्था में रहती है जब घूमकर इधर आती है। तो 6 महीने जब इस अवस्था में रहेगी तो क्या होगा, 6 महीने यहाँ पर मकर रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ आपकी गर्मी पड़ेगी ज़्यादा, और दक्षिणी गोलार्ध पर आपका 6 महीने दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध पर जो है आपका 6 महीने रात होगी। लेकिन जब यह अपनी उल्टी अवस्था में पहुँचती है, अब देखते हैं इसको, सूर्य को थोड़ा सा, सूर्य को जो घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस फोन को तो घुमाने की जरूरत पड़ गई। पृथ्वी यह घूर्णन करते हुए, लाइट ऑन कर देते हैं, पृथ्वी घूर्णन करते हुए, परिक्रमण करते हुए सूर्य का यहाँ पर आ गई इस तरह से। अब अफ्रीका ले आते हैं आपको सामने, ये देखिए अभी इक्वेटर आप देख रहे थे, अभी आप इक्वेटर देख रहे थे, यह ऊपर की ओर था लेकिन अब नीचे की ओर हो गया है इसका झुकाव। तो 6 महीने बाद क्या होता है कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वह सूर्य की ओर झुक जाता है, अर्थात पृथ्वी का झुकाव सूर्य की तरफ हो जाता है और दक्षिण का जो भाग है वह सूर्य से दूर हो जाता है। अब आप देख सकते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, कि उत्तर गोलार्ध में आपका जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर आपका 6 महीने दिन होगा और जो दक्षिण का जो ध्रुव है यहाँ पर पूरी रात होगी। और यहाँ पर जो प्रकाश है भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर यहाँ पर सीधी रेखा में पड़ेगा और यहाँ पर तिरछी रेखा में पड़ेगा, कम
मात्रा में पड़ेगा, कम मात्रा में पड़ेगा कम ऊष्मा होगी। तो यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जितना आपको दिख रहा है, जब जो हिस्सा सूर्य के बिल्कुल सामने होगा और वर्ष में एक बार तो बिल्कुल सीधी ही रेखा पड़ती है, हमारे सर के ऊपर से जाती है मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में, लेकिन इसके ऊपर सूर्य तिरछा ही रहता है इतने हिस्से में, और नीचे भी इधर वो जो मकर रेखा से इधर की ओर होगा और ऊपर की नीचे की ओर होगा, और जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से जो ऊपर की ओर हिस्सा होगा वहाँ पर क्या होगा, प्रकाश हमेशा साल भर तिरछा पड़ता रहता है। जैसा अभी आप देख रहे हैं तो प्रकाश साल भर तिरछा पड़ता रहता है। तो वहाँ क्या होता है, शीतोष्ण एरिया होता है। उसके और ऊपर जब आप जाएंगे तो प्रकाश बहुत मतलब मात्रा में कम पहुँचता है, तिरछा भी पड़ता है, तिरछा पड़ेगा तो मात्रा भी उसकी कम हो जाएगी, मात्रा कम हो जाएगी तो ऊष्मा कम हो जाएगी, तो वहाँ पर बहुत ठंडी होती है ध्रुवों पर अर्थात। और उसके नीचे जब आप आते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध आपको दिखाई पड़ता है, अर्थात कर्क रेखा से अंटार्कटिक नहीं, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच में जो आपको क्षेत्र दिखाई पड़ेगा उसे हम शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। वहाँ पर थोड़ी तिरछी रेखाएं पड़ती हैं, और जो आर्कटिक वृत्त से और ऊपर का जो हिस्सा होगा वहाँ पर बहुत ही तिरछी रेखाएं पड़ती हैं। तो उजाला तो रहता है लेकिन ऊष्मा उतनी नहीं पहुँच पाती है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी यही हाल होते हैं अब अगले 6 महीने में। तो यही होता है कि उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात, इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात। लेकिन जब पृथ्वी इस अवस्था में आ जाती है, यहाँ पर आ गई, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम रेखा खींचे दे रहे हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा म्यांमार से होते हुए जा रही है, भारत से होते हुए जा रही है, ये भूमध्य रेखा हमने मिला दी यहाँ से। और अब इसी अवस्था में घूमते घूमते पृथ्वी घूर्णन करते हुए इसी अवस्था में अपनी उल्टी अवस्था में यहाँ पर आती है, क्योंकि पृथ्वी की 4 स्थितियां हो गई ना। एक तो सूर्य से ऐसे था, ये सूर्य है, यह सूर्य से परे है इसका झुकाव, फिर हमने इसकी विपरीत स्थिति में लेकर आए थे, तो यह घूमते घूमते यहाँ पर ऐसे आई थी, तो यह सूर्य की ओर झुकाव इसका हो गया। लेकिन जब पृथ्वी और घूमते हुए इधर की ओर आएगी तो यहाँ पर क्या, ये सूर्य की ओर झुकाव है इसका। आप इसका जो कोण है ये देखिए, ब्लैक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, झुकाव इसका अच्छे जो दिख रहा है, यहाँ से पॉइंट से नीचे के पॉइंट जो दिख रहा है, यह का सूर्य की ओर इसका झुकाव है, ना तो सूर्य की ओर है ना सूर्य से परे है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्थिति ऐसे घूमते हुए एक ये बन गई, और यही घूमते हुए स्थिति इसी के सामने 6 महीने के बाद यहाँ पर बनती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ना तो सूर्य से परे इसका झुकाव है, ना सूर्य की ओर इसका झुकाव है पृथ्वी का। तो इस अवस्था में क्या होता है कि साल में आपको 2 बार ऐसा समय दिखेगा जब पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होती है, पूरा होता है। तो आप ये जो लाइट सही से पड़ नहीं रही है, तो ये चीज़ें होती हैं और आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक चीज़ और होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो यहाँ तक उजाला है, उसके नीचे यहाँ तक इतने में उजाला है, इसके इधर आपको अंधेरा दिख रहा है। तो ये जो रेखा हमने खींच दी उजाले और अंधेरे के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे प्रदीप्त वृत्त। तो इसको, इस रेखा ये भी काल्पनिक होती है, तो इसको ये हमेशा बदलती रहती है क्योंकि घूर्णन कर रही है पृथ्वी अपनी धुरी पर। तो जो रेखा आपको दिखाई देगी, ये आपको रेखा जो दिखाई देगी, इसके इस तरफ जो अंधेरे में है, इधर जो अंधेरे में था और इधर जो उजाले में था, और ये हमेशा इसी तरह से रहेगा। देखिए ये रेखा आपको हमेशा, ये रेखा जो एक छांव की रेखा है और एक आपको प्रकाश की रेखा, पृथ्वी घूर्णन कर रही है अपनी जगह पर, लेकिन ये अपनी ही जगह पर है, तो इसको प्रदीप्त रेखा बोलेंगे, प्रदीप्त वृत्त भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, या फिर
कर्क रेखा में जो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के जो मामला था वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने आपको उत्तल लेंस का जो आप बचपन में करते थे या अभी भी करते होंगे कि किस तरह से सूर्य की किरणें जब एक ही जगह पर पड़ती हैं तो ज़्यादा ऊष्मा होती है और एक जगह पर नहीं पड़ती हैं, फैल जाती हैं तो कम ऊष्मा होती है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं। अच्छा, तो हमने देखा कि ये पृथ्वी है और जो हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ था, 66.5 डिग्री साउथ था, या मकर रेखा थी, या भूमध्य रेखा थी, या कर्क रेखा थी। 23.5 डिग्री नॉर्थ, डिग्री 0 डिग्री। तो जब आपने देखा कि पृथ्वी का झुकाव जब सूर्य से दूर था, सूर्य से परे था, इस अवस्था में था। पृथ्वी का झुकाव यहाँ पर सूर्य है और पृथ्वी से सूर्य से परे है इसका झुकाव। तब आपने देखा कि ये जो भाग है, ये जो नीचे का भाग है, यह सूर्य के सामने आ गया। तो क्या हुआ, तब क्या हुआ, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज्यादा तीव्र पड़ने लगी। तो यहाँ पर गर्मी हो जाती है और यहाँ पर ठंडी हो जाती है। यहाँ पर ठंडी का मौसम हो जाता है, सर्दी का मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछा पड़ने लगती हैं, यहाँ पर सीधी पड़ने लगती हैं। फिर जब पृथ्वी का झुकाव यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर थी, अब यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर सूर्य होता है, तो यह सूर्य की तरफ इसका झुकाव हो जाता है। तो जब सूर्य की तरफ इसका झुकाव हो जाता है, तब ये जो क्षेत्र आपको कर्क रेखा सहित दिख रहा है, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ पर गर्मी पड़ने लगती है। और ये क्षेत्र जो नीचे का क्षेत्र था, मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ पर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो इसका जो आगे का हिस्सा है ऐसे घूम रही है, घूर्णन कर रही है, तो इसका आगे का हिस्सा है, तो ये इसका जो उत्तरी गोलार्ध है यह सूर्य की ओर झुका होगा, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका सर्दी होने लगती है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होने लगती है। लेकिन जब पहले हमने बताया जैसा कि सूर्य से परे जब झुकाव होता है तब मकर रेखा में यहाँ पर गर्मी होने लगती है और यहाँ पर सर्दी होने लगती है। तो ये परिक्रमा जब पृथ्वी सूर्य की करती है तो 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण इस पर मौसम बदलते हैं। इसकी परिक्रमा के कारण इस पर मौसम बदलते हैं, इसके झुकाव के कारण इस पर मौसम बदलते हैं, इसके घूर्णन के कारण भी इस पर मौसम बदलते हैं। तो घूर्णन किस तरह से, आप मान लीजिए कि यह पृथ्वी घूमती ही ना, एक जगह स्थिर होती, तब क्या होता कि एक तरफ यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती, बिल्कुल मतलब कि जैसा कि मान लीजिए शुक्र ग्रह के साथ होता है, उसकी भी जैसा हमने बताया कि पहले लेसन में कि उसका घूर्णन काल और परिक्रमा काल लगभग बराबर है। तो आप मान सकते हैं कि वह इसका घूर्णन नहीं ही होता है, एक तरह से नहीं ही होता है, वो घूर्णन नहीं करता है, परिक्रमा तो करता है, घूर्णन नहीं करता है। तो उसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की तरफ रहता है, तो वो एक हिस्सा उसका गर्म रहता है, एक हिस्सा ठंडा रहता है। पूरा शुक्र ग्रह आपने सुना होगा कि बहुत गर्म है, तो उसका दूसरा हिस्सा क्यों नहीं ठंडा हुआ है, तो उसका कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन पृथ्वी के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो पृथ्वी का एक हिस्सा बहुत गर्म हो जाएगा और एक हिस्सा जो पीछे का रह जाएगा, जो हमेशा रात में रहेगा, वो बहुत ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर जीवन थोड़ा सा असंभव हो जाएगा। तो ये थे हमारे अक्षांश और पृथ्वी के झुकाव के कारण अक्षांशों पर जो स्थितियां बनती हैं सूर्य की, उसके कारण जो भी वो हो आपके क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, उनमें जो हमारे मौसम बदलते हैं। अभी हम इतना ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये होता है हमारी अक्षांश रेखाओं का महत्व। अब हम जान लेते हैं देशांतर के बारे में। कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले हमने देखा कि क्यों पड़ी, क्योंकि एक तो हमें स्थिति, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जानने की जरूरत थी, तो उसके लिए हमें देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ी। तो दूसरा कारण था समय और दिनांक, डेट।
ये जो आपको, जैसा कि यहाँ से हमने पृथ्वी को पहले बीच से बांटा था। ऊपर का हिस्सा हमने क्या कहा था? ऊपर का हिस्सा हमने कहा था उत्तरी ध्रुव, नीचे का हिस्सा हमने कहा था दक्षिणी ध्रुव। सॉरी, हाँ, ध्रुव भी बोल सकते हो, जो ऊपर की ओर ध्रुव मिलता है। ऊपर के हिस्सा हमने कहा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा था दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध में ही आपका गोला और आर्ध, मतलब कि गोले का आधा, जो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से जब हम कोई रेखा, कोई क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से होकर के जाती है एक तरफ, जैसे कि देशांतर रेखा हमारी चारों तरफ थी, लेकिन सॉरी, अक्षांश रेखा हमारी चारों तरफ थी 360 डिग्री में, लेकिन यह जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री, यह केवल दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक है, या फिर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, या दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक आप बोल सकते हैं, यानी कि 180 डिग्री ही है। 180 डिग्री के कारण बस इतना ही है, तो इसको नाम हमने दिया 0 डिग्री। अब इसी, मान लीजिए कि ये रेखा कहाँ है, हाँ, ये रेखा मान लीजिए 0 डिग्री आपका जो अक्षांश है उत्तर से दक्षिण की ओर गई है, ठीक है। अब यहाँ पीछे से इसके जो दक्षिण से उत्तर की ओर आती है रेखा, वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस मान लीजिए 180 डिग्री, यह मिलकर के पूरा वृत्त बनाती है पृथ्वी का, और ये दोनों मिल करके पृथ्वी को पूरे 2 भागों में बांटती हैं। हालांकि आप 0 डिग्री से भी आप पूरा ऐसा लगाएंगे तो आधा पूरी पृथ्वी का भाग हो जाएगा, और 180 डिग्री से भी लगाएंगे तभी, लेकिन 180 डिग्री जब आप मैप पर देखेंगे तो बहुत ही ऐसे तिरछा तिरछा सांप की तरह रेंगती हुई आपको दिखेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं, मान लेते हैं 0 डिग्री पर हमने कट लगाया है, पृथ्वी को काटा, तो हमारा जो इधर का हिस्सा है इसको हमने बोल दिया पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये पूर्व का हिस्सा है, पूर्व की ओर है, तो हमने बोल दिया इसको पूर्वी गोलार्ध। और ये जो हिस्सा है हमने इसको बोल दिया पश्चिमी गोलार्ध। तो एक तो हमने जाना कि देशांतर रेखाओं की आवश्यकता स्थिति जानने के लिए हुई थी, दूसरी आवश्यकता थी समय को जानने के लिए। तो आप लोग जानते होंगे कि इस 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसको हम प्रमुख यामोत्तर, क्योंकि इस देशांतर को यामोत्तर भी बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि यह लंदन के जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। आपका यहाँ पर मान लीजिए ये ग्रीनविच शहर है, तो ग्रीनविच लंदन से होते हुए जो इसका शहर है ब्रिटेन का, उसके वहां से गुजरती है। ग्रीनविच नाम का एक जगह है और उसकी राजकीय वेधशाला है ब्रिटेन की, तो वहां से गुजरती है। तो उसी को हम उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इसको हम 0 डिग्री देशांतर मानेंगे, और इसी के आगे जो इसी पर समय होगा उसी के हिसाब से हम पूरी दुनिया में समय का बंटवारा करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि जब भी कभी सूर्य पूरी तरह से आकाश की ऊंचाई में होगा, एकदम पूरे अपनी ऊंचाई के सर्वोत्तम बिंदु पर होगा, तब 12 बजे होंगे। तो इस रेखा पर 12 बजे होंगे दोपहर के, PM 12 के लिख देते हैं। तो इस रेखा पर जो भी देश उपस्थित होगा वो क्या होगा, उस देश में 12 बज रहे होंगे दोपहर के। तो इसी रेखा को, जैसे कि ये रेखा था ग्रीनविच रेखा, तो जब दोपहर के 12 बजे, तो यहाँ पर जब समय की बात ले ली जाती है तो इसको हम 00 मान लेते हैं, तो ये GMT बोला जाता है। जैसे कि भारत का 5.5 घंटे जो यहाँ से समय है आगे रहता है, तो उसके आगे हम GMT लगाते हैं। GMT क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि वहां का समय। तो अब हुआ क्या कि पृथ्वी घूर्णन करती है, अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, किस ओर? सूर्य अगर
पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी, क्योंकि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, एक तरह से अपनी जगह वो घूर्णन कर रहा है, वो किसी की परिक्रमा नहीं कर रहा है। यदि आप सौर मंडल में उपस्थित होकर के देखते हैं, फिलहाल सूर्य हमने बताया कि अपनी गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है, तो ये सौर मंडल भी उसके साथ ही परिक्रमा करता है। उसकी उस लेवल पर बात नहीं करते हैं, सौर मंडल के लेवल तक बात करते हैं कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो सूर्य तो अपना घूर्णन कर रहा है, तो सूर्य तो अपनी जगह पर एक तरह से पृथ्वी के लिए तो एकदम स्थिर है, जैसा कि पृथ्वी चंद्रमा के लिए स्थिर है और चंद्रमा उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। लेकिन पृथ्वी तो सूर्य की अपनी परिक्रमा कर भी रही है, तो अपने पृथ्वी भी, चंद्रमा भाई साहब भी, जो चंद्रमा मामा है, चंदा मामा, तो पृथ्वी के साथ भी घूमते रहते हैं। तो इसी तरह से पृथ्वी भी सूर्य के साथ, बाकी ग्रह भी सूर्य के साथ गैलेक्सी का चक्कर लगाते रहते हैं। तो सूर्य अपनी जगह स्थिर है, तो वह तो ऐसा नहीं होगा कि वह सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर उग रहा है, पूर्व उग रहा है, पश्चिम में डूब रहा है। होता क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो हमें सूर्य इधर की ओर जाते हुए दिखाई देगा। जब आप गाड़ी से आगे जाते हैं तो सारी चीजें पीछे आती हुई दिखाई देती है ना। पेड़, जब आप ऐसे गाड़ी से आगे जाएंगे, कोई भी बाइक होगी, कार होगी, जिस भी चीज से आप ट्रेवल करते हैं, आप चलते हैं, कुछ भी करते हैं, रेंगते ही हैं, तो आप ऐसे जाएंगे जब आगे, तो चीजें आपको पीछे आती हुई दिखाई देंगी। इसी तरह पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, तो सूर्य हमें इधर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। तो पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है। जब भी आप अगर शुक्र ग्रह पर पहुंच जाएंगे, शुक्र ग्रह का शायद जो घूर्णन है वह पूर्व से पश्चिम की ओर है, इसलिए वहां पर सूर्य पश्चिम, शायद शुक्र ग्रह ही है शायद। तो फिर उसमें क्या होता है कि सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है, क्योंकि उसका घूर्णन पृथ्वी से एकदम उल्टा है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, अर्थात ऐसे घूम रही है। तो हुआ क्या, सूर्य तो यहाँ से उगेगा, इधर से उगेगा नहीं, इधर तो अस्त होगा। तो सूर्य यहाँ से उगेगा तो यहाँ का समय आगे होगा, यहाँ से समय तो यहाँ का आगे होगा ना। मतलब कि जब जो भी देश इसके पूर्व में उपस्थित होंगे, इस रेखा के, जो लंदन से इस पूर्व की ओर होंगे, या इस रेखा 0 डिग्री जो यामोत्तर होगा, इसके पूर्व में उपस्थित होंगे जो भी देश, तो वहां पर सूर्य पहले उगेगा। तो वहां का समय इन्होंने क्या किया कि इस यहाँ पर जो मेन समय होगा उससे आगे कर दिया, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर समय होता है, तो उस देशांतर रेखा के अनुसार, अभी बताएंगे आपको, जैसा हमने अभी आपको बताया था कि आपको अभी डिग्री और डिग्री के बाद जो उसमें मिनट आगे लिखा जाता है वो क्या होता है, तो अभी उसी को समझाएंगे कि कैसे ये लोग आगे बढ़ाते हैं समय को। तो समय आगे बढ़ा देते हैं यहाँ का। तो अब जब सूर्य यहाँ अस्त होता है तो इसका समय पीछे कर देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बाद में आता है, तो यहाँ से समय हमेशा पीछे की ओर रहेगा। यहाँ पर जो भी देश होगा, अमेरिका होगा, कोई भी होगा, तो यहाँ जो रेखा होगी, जहां पर जो समय होगा, इससे पीछे होगा इसका समय। अब जान लेते हैं कि ये लोग समय कैसे देखते हैं और देशांतर किस तरह से कार्य करता है समय के लिए। तो ये हमारी देशांतर रेखा हो गई 0 डिग्री। अब दोनों छोटे लिख लिए। अब हमने क्या किया, पृथ्वी को हमने 101, जैसा कि 1-1 डिग्री हमने अक्षांश को बांटा था, 90 डिग्री अक्षांश ऊपर, 90 डिग्री अक्षांश नीचे। तो अभी आप यहीं पर देख लेते हैं कि अक्षांश कितने हो गए, अक्षांश हो गए 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, और बीच में 0 डिग्री था, तो टोटल कितने हो गए 181। लेकिन जो ध्रुव था, अब यहाँ से हम जब यहाँ पर उठा करके लाए तो ध्रुव पर 90 डिग्री बना जा करके कोण, तो जो 90 डिग्री था वह असल में रेखा नहीं थी, वह एक बिंदु था वहां पर। तो 90 डिग्री जो अक्षांश होगा उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जो 90 डिग्री होगा वह बिंदु के रूप में होगा। तो जब आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं पृथ्वी पर, तो 2 रेखाएं कम हो जाएंगी 90 डिग्री वाली। तो 181 अभी टोटल अक्षांश थे, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी होगी 100
79, 179, 89 नहीं 79, 179। तो हमारी टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। टोटल अक्षांश कितने हैं? 181। ये बताना हम आपको भूल गए थे, तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। और आप इनको और भी टुकड़ों में बांट सकते हैं, जैसे हमने 23.5 डिग्री 66 डिग्री में बांटा, और भी बांट सकते हैं, लेकिन खास तौर पर ऐसा ही बांटा जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का पूरा जो कोण है वो कितना हो गया जब घूम रही है, अब केंद्र से लेंगे तो वह हो गया 360 डिग्री, क्योंकि हमने 360 डिग्री ही जब वो उसको घुमाया था, वहां पर बिंदु लिया था अक्षांश पर, तब वह पूरी रेखा बनी हुई थी। तो 360 डिग्री को ही हम एक एक डिग्री करके के भाग में बांटेंगे। तो 1 डिग्री हमने इधर बना लिया, क्योंकि ये ऐसा होता है कि ये जो रेखाएं होती हैं यह हमेशा ध्रुव से शुरू होती हैं और ध्रुव पर खत्म होती हैं। तो हमने 1 डिग्री यहाँ पर बना लिया, फिर हमने 2 डिग्री ले लिया, ऐसे 3 डिग्री ले लिया, और ये लेते लेते हम 180 डिग्री पर चले गए। तो 180 डिग्री मतलब पृथ्वी का आधा। फिर हमने यहाँ से क्या किया, फिर यहाँ से 1 डिग्री ले लिया, फिर यहाँ से 2 डिग्री ले लिया, यहाँ से 3 डिग्री ले लिया। तो जिस तरह से हमने उसमें देखा था अक्षांश में कि ऊपर के हिस्से को उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, नीचे के हिस्से को दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, इसी तरह से इसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे, क्योंकि ये पूर्व में है 0 डिग्री के, और ये जो रेखाएं हैं ये पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। जिस तरह से 0 डिग्री इक्वेटर एक ही रेखा है, उसी तरह से 180 डिग्री पश्चिमी और 180 डिग्री पूर्वी जो देशांतर होगा वह एक ही रेखा मानी जाएगी, क्योंकि वह एक ही रेखा है। और क्योंकि 360 डिग्री में हम बांट ही सकते हैं, और ज्यादा उसका कोण 361 डिग्री तो हो नहीं सकता ना, 360 ही डिग्री हो सकता है किसी चीज का जो कोणीय मापक हो सकता है। तो इधर से जब हम जाएंगे तब भी 180 डिग्री बिल्कुल आधे में बांटेगा, और जब इधर से जाएंगे तब भी हम उसी 180 डिग्री पर पहुंचेंगे। तो 180 डिग्री जो पश्चिमी होगा, 180 डिग्री पूर्वी होगा, वह सेम होगा। तो कुल रेखाएं कितनी हो गई? रेखाएं हमारी एक 0 डिग्री हो गई, ठीक है, और 180 डिग्री इधर प्लस 180 डिग्री इधर, लेकिन वह एक ही रेखा है तो 179 और 0 डिग्री। तो टोटल कितनी हो गई रेखाएं? 360। और आपके देशांतर कितने हो गए? तो आपके देशांतर कहीं कहीं पर आप बोल सकते हैं 359, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी देशांतर एक ही है। लेकिन जब आपसे पूछा भी जाए कि पूर्वी और देशांतर अलग अलग भी हो सकते हैं, तब आप 361 बोल सकते हैं। अलग होते नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर मसला फंस जाता है कि हम इधर से गए तो हम पूर्वी मानेंगे, इधर से हम जब गए तो पश्चिमी हम उसी देशांतर को मानेंगे। नामों में बहुत झगड़ा होता रहता है। आप अपने ही देश में देख रहे हैं कि नाम की वजह से कितने क्या क्या हो रहा है। बहुत राजनीति तो होती ही रहती है हमेशा से, दूसरी सरकार आएगी फिर से वह नाम बदलेगी, तो ये चीजें होती हैं। अब जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन कर रही है, तो वह घूर्णन ऐसे कर रही है पश्चिम से पूर्व, ठीक। यह देशांतर रेखा है 0 डिग्री और ये 1 डिग्री है। तो पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर रेखा, या आप सिर्फ 1 डिग्री बोलिए क्योंकि रेखाएं तो पृथ्वी पर हैं। 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में कितना समय लेती है? 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी लेती है समय 4 मिनट का। 4 मिनट में पृथ्वी सिर्फ 1 डिग्री घूम पाती है। और आपका जब 1 डिग्री 4 मिनट में हो गया तो 15 डिग्री 60 मिनट में, आपको गणित आती होगी, 15 × 4 60। 15 डिग्री हमने घूमा तो कितना समय लगा? 15 को 4 से गुणा कर देंगे तो 7 मिनट, अर्थात पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 24 घंटे में कितनी घूमेगी? 24 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। 24 घंटे या 1 दिन। इस तरह से पृथ्वी हमारी घूर्णन करती है। और इसी को जो 1 डिग्री आपका हो गया, इसमें 4 मिनट होते हैं, तो हमने
ये जो समय का मिनट होता है यह 4 मिनट होता है 1 डिग्री घूर्णन करने में। लेकिन जब आप अक्षांश और देशांतर की उसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये मिनट समय नहीं होता है यहाँ पर। जब इसको आप टुकड़ों में बांटते हैं, जैसे कि आप 1 किलोग्राम को 1 केजी को जब आप ग्राम में बांटते हैं तो 1000 ग्राम हो जाता है। इसी तरह से जब हम 1 डिग्री को बांटेंगे तो यह नेम तो उसकी बराबर रख दिया गया, समय के मिनट में ही रख दिया गया, लेकिन यह मिनट कोण से लेना देना इसका है इस मिनट का। तो यह 60 भागों में बांटता है। जब 1 डिग्री को हम 60 भागों में बांटेंगे तो उसका जो 1 भाग होगा वह 1 मिनट के बराबर होगा। 1/60 डिग्री यह होगा 1 मिनट। और इसी तरह से जब हम 1 मिनट के और 60 भाग करेंगे तो वह होगा 1 सेकंड। तो यह जब हम कोणीय मापक लेते हैं तो 1 मिनट में हमारे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप घूर्णन के उसमें लेंगे तो 1 डिग्री में पृथ्वी घूमते हैं 4 मिनट, 15 डिग्री में 15 डिग्री घूमते 60 मिनट में, 360 डिग्री घूमते 24 घंटे में। तो हमारा भारत, क्योंकि अब हमें भारत का समय निकालना है, भारत के समय जो रेखा है जो मानी गई है 20 से होते हुए जाती है 5 राज्यों से, तो वह रेखा कौन सी? 82.5 डिग्री। भारत, मान लीजिए आपका भारत यहाँ पर है, यह 82.5 डिग्री अब हम मान लेते हैं, ये भारत के बीच से होकर के जा रही है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कौन सी? यह पूर्व में है इसके, तो पूर्वी देशांतर रेखा। अब हम इसका मान निकालते हैं कि 82.5 डिग्री कितने मिनट हो गए। तो 82 × 4 328 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो आधी डिग्री में कितने मिनट हो गए? जाहिर सी बात है 2 मिनट हो गए। तो यह 82 डिग्री था, 328 मिनट निकल आए, और ये जो आधा डिग्री है इसके 2 मिनट निकल आए, तो टोटल कितने हो गए? 330 मिनट। 330 मिनट यह समय है, यह हमने समय के अनुसार निकाला है कि भारत की स्थिति 82.5 डिग्री जो यहाँ से रेखा गई है, तो 20 से होते भारत के देशांतर रेखा गई है, वह 82.5 डिग्री पूर्व रेखा है, जैसा पूर्वी देशांतर रेखा है। तो 82.5 को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, समय के मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 330 मिनट निकल आता है। 330 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे, 6×5 = 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटा। अब हमने बात की थी कि 0 डिग्री जो यहाँ पर रेखा है उससे यहाँ जो पूर्व की ओर देश होंगे वह उसका समय आगे रखेंगे, तो 5.5 घंटा हमारा देश आगे की स्थिति में उपस्थित है। तो यह 82.5 डिग्री हमारी मानी गई, तो 5.5 घंटा यहीं से निकाला गया। तो जब यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो दोपहर के 12 जब बज रहे होंगे, तब हम जब इसमें 5.5 घंटा ऐड करेंगे, 5.5 घंटा, तब कितना हो गया? शाम के 5.5। तो भारत में कितना बज रहा है? शाम के 5.5। और यहाँ पर कितना बज रहा है? दोपहर के 5.5, दोपहर के 12, दोपहर के 12, दोपहर के 5.5 हो ही नहीं सकता, कहीं पर शाम होगी। तो यहाँ शाम के 5.5 हो रहे हैं और यहाँ पर 12 दोपहर के हो रहे हैं। इस तरह से समय देखा जाता है किसी भी देश का। पाकिस्तान का 5 GMT लिया गया है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, 5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से ज़्यादा है, शायद 5 ही है, 5:00। तो वह यहाँ से जब यहाँ 12 बज रहे होंगे तो पाकिस्तान में 5 बज रहे होंगे, लेकिन भारत में 5.5 बज रहे होंगे। इसी तरह से जब कोई T20 मैच जब कभी होता है कहीं इसी पर उपस्थित देश में, या कहीं पर भी, मान लीजिए यहाँ पर इस रेखा पर 0 डिग्री रेखा पर कोई देश उपस्थित है, वहां पर मैच लगा है दोपहर में 2 बजे भारत का,
तो यहाँ पर कितने बजे हमें बज रहे होंगे? जब यहाँ पर 2 बज रहे होंगे तो यहाँ पर कितना बज रहे होंगे? तो जाहिर सी बात है 5.5 घंटा आगे हमारे भारत में। तो कितना बज रहा होगा? शाम के 5:30 7:30 बजे। 2 बजे जब दोपहर के यहाँ पर 0 डिग्री विषुवत रेखा पर सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा प्रमुख यामोत्तर पर होगा, तब भारत में 5:30 घंटा आगे अर्थात 7:30 शाम के बज रहे होंगे। तो यहाँ पर दोपहर में शुरू होगा क्रिकेट और शाम को यहाँ पर हमें दिख रहा होगा। लेकिन सब कुछ सेम ही होता है, उधर मैच हो रहा होता है तो इधर हमें दिख रहा होता है। तो 5.5 घंटे का वैसा अंतर नहीं होता कि 2 बजे वहाँ मैच हुआ फिर 5:30 बजे 7:30 बजे हमको यहाँ शाम को दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है, वो लाइव होता है। तो ये हमारा था। एक चीज़ हम बताना और भूल गए कि जैसा कि हमने अक्षांश में देखा था कि यह स्थितियां बताता है, इसी तरह से देशांतर स्थितियां बताता है। तो हमने भारत का अक्षांश तो देख लिया था कि वह किन अक्षांशों के बीच उपस्थित है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पर उपस्थित है। अब हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति देशांतर रेखा पर कितनी है। तो भारत की स्थिति देशांतर रेखा पर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, क्योंकि भारत पूर्व में उपस्थित है इस रेखा से, जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है, ये जो 0 डिग्री यामोत्तर रेखा है। तो यहाँ से भारत पूर्व में उपस्थित है। तो पूर्व में जो शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो यहाँ से इस रेखा को और बांट देते हैं। ये भारत था हमारा, भारत से छूते हुए जा रही है। यह दूसरी रेखा भारत के पूर्वी हिस्से को छूती हुई जा रही है, ध्रुवों पर जाकर के मिल गई। तो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है जो टच कर रहा है उसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट, और जो हमारा ये जो पश्चिमी हिस्सा हमारा टच कर रहा है जिस रेखा से, सबसे पश्चिमी हिस्सा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, और जो सबसे पूर्वी हिस्सा हमारा भारत का टच कर रहा है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। 97 डिग्री 25 मिनट, और ये पूर्व में होगा, पूर्वी देशांतर। तो इतना सब आप सभी लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। अब हम कुछ चीजें और देख लेते हैं, उसके बाद अलविदा हो जाते हैं। हमने ग्लोब देख लिया, अक्षांश एवं देशांतर देख लिया, और अक्षांश का क्या उपयोग हो गया वो भी हमने देख लिया, और देशांतर का क्या उपयोग था ये भी हमने देख लिया। अब कुछ बचता है क्या? आपको एक चीज और समझा देते हैं। कहीं कहीं पर जैसे रूस में होता है कि बहुत सारे टाइम जोन है, भारत में एक ही टाइम जोन डिसाइड है, वह है 82.5 डिग्री। रूस में बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका में भी ज़्यादा है, चाइना में भी एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा क्यों है? उसका कारण है ये जो हमने भारत की स्थिति देशांतर में देखा, इसको देशांतरी विस्तार बोल देंगे, और जो हमने अक्षांश की स्थिति देखी थी उसको भारत का अक्षांशीय विस्तार बोल देंगे। ये भारत का देशांतरी विस्तार हो गया। तो भारत का देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर था, पूर्व था, और अक्षांश में भी यही था। मतलब अक्षांश में दूसरा था, यही नहीं था, मतलब ऐसा ही था। अब हम देख लेते हैं लास्ट चीज, कुछ देशों में एक से ज्यादा समय, जैसे हमारे भारत में ही बहुत बार यह समस्या उठती है कि हमारे यहाँ 2 टाइम जोन की मांग हो जाती है कहीं कहीं पर। तो भारत तो मान लीजिए ज्यादा उसका विस्तार नहीं है, गोल कहाँ बना रहे हैं भारत का, ये मान लीजिए कोई छोटा सा देश है ए, और ये
मान लीजिए रूस या कुछ भी मान लीजिए, अमेरिका मान लीजिए जो बहुत ही चौड़ाई पर स्थित है, चाइना मान लीजिए, बहुत ही मान लीजिए चाइना है, चाइना ना मान करके हम बी मान लेते हैं, ये देश बी है। तो इसका देशांतरी विस्तार तो कम है, लेकिन इसका देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या कि जब इसका देशांतरी विस्तार है तो इस पर समय का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इसका देशांतरी विस्तार 5 डिग्री का अंतर आता है, तो 5 डिग्री का अंतर हो गया आपका 20 मिनट, 4 5 20 मिनट। तो अगर 20 मिनट का फर्क है, या मतलब मान लीजिए यहाँ पर पहले, क्योंकि पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो यहाँ पर पहले सूर्य उगेगा, तो सूर्य उगेगा तो यहाँ पर कितनी देर में फिर उगेगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना, एक साथ तो कहीं पर पूरी पृथ्वी पर सूर्य उग नहीं सकता, एक ही जगह पर हो सकता है। तो पहले सूर्य यहाँ पर उगेगा और अंततः सूर्य 20 मिनट के बाद यहाँ पर उगेगा। लेकिन 15 30 ये मान लीजिए 35 डिग्री जो देशांतर है, 35 ना मान करके हम 50 डिग्री देशांतर मान लेते हैं। इसका देशांतरी विस्तार या मान लीजिए 10 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पूर्व पर उपस्थित है, तो इसका अंतर कितना आ गया, 50 डिग्री देशांतर। इसका देशांतरी विस्तार कितना है, 50 डिग्री। 10 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पूर्व तक, तो पूरा कितना हो गया, 50 डिग्री। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं 50 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 200 मिनट। तीन घंटे कितना बनेगा जा करके, 2 बचेगा और 3 घंटे 20 मिनट, 3 4 18 प्लस 20, 3 घंटे 20 मिनट। कोई गलती हो तो बताइएगा, मैथ्स में हो सकता है कोई गलती हो। तो मान लीजिए 3 घंटे 20 मिनट, क्योंकि यही 50 डिग्री विस्तार था और इसी को हमने मिनट कर दिया, तो 3 घंटे 20 मिनट का इसका विस्तार है। अब होगा क्या कि सूर्य यहाँ पर उगेगा, यहाँ पर उगेगा मान लीजिए 6 बजे सुबह के, तो यहाँ पर हो गया भाई साहब, चलो चलो सुबह हो गई, अब हम काम पर चलते हैं। पूरे देश में 6 बज रहे हैं, पूरे देश में 6 बज रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए क्या होगा, यहाँ के लोगों के लिए समय 3 घंटा 20 मिनट पीछे होगा। यहाँ पर तो आपका 2:40 हो रहे होंगे, 2:40। 2:40 में जब आप 3 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे तभी तो 6 बजेंगे। रात के 2:40 पर कौन उठ करके काम पर जाएगा भाई, कौन उठ करके काम पर जाएगा। तो ये समस्या आती थी कि भाई साहब ऐसे तो समय की बहुत समस्या आती है। तो उन्होंने क्या किया, 20 से एक रेखा खींच दी, 20 से रेखा खींच दी, तब क्या हुआ, तब आधा मान लेते हैं, तब पूरे देश में 1 घंटा 30 50 10 30 40, 1 घंटा 40 मिनट का अंतर था। तो यहाँ पर 6, अब मान लीजिए पूरे देश में 6 बज रहे हैं, तो यहाँ के लिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 7:40 हो रहे हैं असल में। लेकिन पूरे देश में जब माना गया, इस रेखा को मानक मान लिया गया, समय का निर्धारण मान लिया गया, तो यहाँ पर कितना समय होगा, 7:40। लेकिन यहाँ पर क्या समय होगा, अब इसको 1 घंटा 40 मिनट पीछे करते हैं, तो 5 4 घंटा 20 मिनट, 4:20 तो यहाँ पर 4:20 होंगे, 4:20 ही होंगे, हाँ 4:20 होंगे। यहाँ पर जो सबसे इसका पश्चिमी हिस्सा होगा और जो सबसे पूर्वी हिस्सा होगा 7:40। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तब इन्होंने क्या किया, जो जिनका देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है, इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ एक से ज़्यादा रेखाओं को मानक समय मान लिया और इतने क्षेत्र को
कहा कि तुम इस समय को फॉलो करोगे, इस रेखा पर जो भी समय होगा वो तुम फॉलो करोगे, और यहाँ पर जितने लोग होंगे इस क्षेत्र में वो इस रेखा पर जो होगा समय उसको फॉलो करेंगे, और यहाँ पर जो समय होगा वो यहाँ के लोग फॉलो करेंगे। तब वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी हो गई। सिर्फ एक समस्या आती है कि जब भी वो लोग यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके आते हैं तब उनको समय अपना जो है आगे या पीछे करना पड़ता है। जैसे आप दूसरे देश में जाते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग गए भी होंगे, चल झूठा। तो लोग जाते हैं तब अपने समय को, अपने घड़ी को आगे या पीछे करते हैं। जब आप अपने पूर्वी देशों की ओर जाएंगे, भारत से पूर्व की ओर स्थित देशों की ओर जाएंगे, तब आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे, भारत से उपस्थित पश्चिम की ओर, जैसे आप पाकिस्तान निकल गए, अफगानिस्तान निकल गए या अफ्रीका निकल गए, तो आपको अफ्रीका में कुछ ही देश, क्योंकि अफ्रीका से 0 डिग्री होकर के जाती है, तो 0 डिग्री के जो पश्चिम में होगा उसमें फिर आपको अलग समय करना पड़ेगा, और इसके जो इधर होगा उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। और इधर जो आपको जाएंगे, जब आप किसी पश्चिमी देशों में जाएंगे, जैसे कि भारत से पश्चिमी देशों में, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों में जाएंगे तो आपको समय घटाना पड़ेगा, और जब आप इधर की ओर जाएंगे, म्यांमार की ओर, तब आपको बढ़ाना पड़ेगा समय। जापान में भी जाएंगे तब भी आपको समय बढ़ाना पड़ेगा, और आप इधर टर्की चले जाएं, सीरिया चले जाएं, इराक चले जाएं, तो यहाँ पर आपको समय घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप उस 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर के पास में जा रहे हैं, आपको घटाना पड़ेगा। दूर जा रहे हैं तो बढ़ाना पड़ेगा। अब एक आखिरी चीज और देख लेते हैं, जो हमने बात की थी 0 डिग्री के जस्ट पीछे 180 डिग्री जो रेखा थी, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम दिन निर्धारित करते हैं, डेट, दिनांक, कौन सा दिन होगा, रात को 12 बजे से किस रेखा पर हम माने कि यहाँ से इधर की ओर हमारा ये डेट रहेगी, एक दिन आगे, और इधर एक दिन पीछे रहेगा। अब हम देख लेते हैं मैप को थोड़ा सा। ये हमने ग्लोब को खोल दिया, पृथ्वी का जो प्रारूप था, यहाँ से आपकी 0 डिग्री रेखा जा रही थी, इसी के जस्ट पीछे ये जो आपको यहाँ पर 180 डिग्री दिख रहा है, ये तिरछा होते इधर 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 सांप की तरह दिख रहा है, इधर भी आती है, यहाँ नहीं दिख रहा है, दिखाया नहीं इन्होंने, यह भी 180 डिग्री ऐसे करते हुए उसको काटती है। यहाँ पर हमने क्यों नहीं माना, यहीं पर क्यों नहीं मान लिया कि भाई यहाँ से समय ही मान लेते हैं, यहाँ से डेट भी मान लेते हैं। यहाँ पर ये था कि अगर आप यहाँ पर 17 तारीख जैसे कर देते हैं और यहाँ पर 16 तारीख कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का समय आगे होता है, यहाँ का पीछे होता है, तो होगा क्या कि एक ही देश में, जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे देश उपस्थित हैं, उधर की 180 डिग्री रेखा की अपेक्षा 0 डिग्री पर ज्यादा देश उपस्थित है, और कुछ खास विकसित देश भी उपस्थित है, जैसे फ्रांस हो गया आपका, और ब्रिटेन हो गया, पूरा यूके, यह उपस्थित है, और भी यहाँ सब अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जो यहाँ इस पर उपस्थित हैं। तो होता क्या कि यहाँ पर तो पूरा का पूरा 24 घंटे का अंतर आ जाता, समय का तो बखेड़ा पहले से ही था, तो यहाँ पर समय का भी, डेट का भी समस्या आ जाती। यहाँ के भाई साहब कहते चलो हम यहाँ से जो सामान है हम भेज देंगे 17 तारीख को। अब इन्होंने यहाँ पर सामान भेजा, इस देश में सामान भेजा 17 तारीख को, तो इन्होंने तो भाई साहब जल्दी भेज दिया, यहाँ तो 16 को भेज दिया इन्होंने। इन्होंने कहा भैया हमने तो 17 को मंगाया था, बहुत फास्ट डिलीवरी कर दी आपने। लेकिन जब यहाँ के व्यक्ति को बताया जाएगा कि आप 16 तारीख को सामान भेज दीजिएगा, इन्होंने तो 16 तारीख को भेजा, लेकिन वह यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 17 तारीख था। ये कहेंगे भाई साहब आपकी बहुत लेट डिलीवरी है, आप जो है बहुत सही से काम नहीं करते हैं। तब हुआ क्या कि हम लोगों ने माना, यानी कि जो भी मानने वाले थे उन्होंने माना कि हम 180 डिग्री को, जो 180 डिग्री यामोत्तर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको हम समय रेखा मान लेते हैं। समय रेखा नहीं, दिनांक रेखा, दिन डिसाइड करेगा कि इसके पूर्व की ओर जो होगा उसको एक दिन दे देंगे, और जो एक पश्चिम की ओर होगा उसके एक दिन पीछे दे देंगे। तो इसको मिटा देते हैं,
समस्या यहाँ पर भी एक आ गई 180 डिग्री पर, कि जब हमने 180 डिग्री, 180 डिग्री कहाँ है इसमें, मिल गए। जब हमने 180 डिग्री ये रेखा, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही वो हो रहा है, क्या नाम है, ये जो 180 डिग्री आपको दिख रही है, यह भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक देश स्थित है, यहाँ पर एक देश स्थित है, बीच में भी बहुत सारे आइलैंड हैं, वहाँ पर भी देश स्थित हैं, और ये रूस का तो था ही, यह भी उपस्थित है। तो उन देशों में समस्या आ जाती कि पूरे देश में आधा देश जो है, आधा देश या उसका कुछ हिस्सा अलग ही दिन में चल रहा होता और आधा देश अलग ही दिन में चल रहा होता, वहां पर दिक्कत आ जाती। तो उन्होंने क्या किया, काल्पनिक रेखा ये तो है, कोई पृथ्वी पर खींची गई नहीं है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेरिंग जल संधि, जब आप भूगोल में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, बेरिंग जल संधि से इसको मोड़ दिया, फिर यहाँ से इसको मोड़ दिया, फिर जहाँ तक हो सका वहाँ तक इन्होंने सीधा चलाया, बीच में कोई देश नहीं पड़ा, फिर कोई देश पड़ा, कोई आइलैंड पड़ा, फिर इन्होंने मोड़ दिया, फिर सीधे चला दिया टोंगा द्वीप के आसपास से होते हुए, फिर उन्होंने इधर ले आए, फिर सीधे एकदम निकाल दिया, कि किसी भी देश में किसी भी आइलैंड में कहीं पूरा का पूरा दिन आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। 180 डिग्री पर सबसे कम देश उपस्थित हैं, लेकिन जो भी देश उपस्थित हैं उनके लिए ऐसा किया गया कि रेखा को ही थोड़ा सा काल्पनिक ही थी, तो हमने इधर उधर मोड़ दिया। ये हमारा था अक्षांश एवं देशांतर। और ये हमने थोड़ा इन चीज़ों में समय लिया है, और क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे चीज़ें करके भी समझने की कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, आप लोग भी जानते होंगे कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। प्रयास हम कर रहे हैं पूरी तरह से अपनी ओर से कुछ समझने का आपको, क्योंकि अभी रैंक्स कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पूरी तरह से आपको कि समझ में आए, आसान से आसान तरीके से समझ में आए। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि जो चीज़ें आपको पता हैं पहले से, तो आप कमेंट कीजिए कि आपने ये गलत पढ़ाया, यहाँ पर ऐसा किया, आप इसमें सुधार कीजिए, तो हम इसमें सुधार करेंगे। और भी चीज़ें जो आपको ज़रूरी हों आप बताइएगा, हम वो भी चीज़ें आगे चल कर के करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम कक्षा 6 से लेकर के 12 तक सारी की सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे, वो भी 3 लेवल में। 3 लेवल में कैसे, पहले हम चैप्टर वाइज सारे के पढ़ेंगे जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं। दूसरे बार में हम सारे चैप्टर्स को, जो सेम चैप्टर होंगे 6 से लेकर 12 तक, उनको कंबाइन कर लेंगे। थर्ड लेवल में हम जो कंबाइंड चैप्टर्स होंगे, कंबाइंड लेसन्स होंगे, उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो और भी थोड़ा सा उसका लेवल अप हो सकता है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ सकता है, वो चीज़ें आपको समझाएंगे। तो इसमें करीब 6 से 7 महीने लग सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है, कम भी थोड़ा सा समय लग सकता है, जिस तरह से गति रही। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आगे के वीडियो में हम मिलेंगे, और जो अगला चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो हमने पहले हम सौरमंडल के बारे में हमने पढ़ा कि पृथ्वी कहाँ पर है, सौरमंडल में है, तो सौरमंडल के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं। पहले तो हमने स्थिति जानने की कोशिश की, स्थिति जान ली, फिर हमने प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ें करके हमने समझा कि यहाँ पर मौसम किस तरह से होते हैं, या फिर ध्रुवों पर दिन रात कैसे होते हैं, और दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, ये भी हमने देख लिया। और आपका अब हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम और भी विस्तार में पृथ्वी के बारे में जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, यहाँ तक आप सभी लोगों ने साथ दिया, वीडियो देखा, और आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपने
बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझा होगा। धन्यवाद।